बैंडविड्थ की इशू हो सकता है, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने कैमरेज को जरा स्विच ऑफ कर दें ताकि हम इसको शुरू कर सकें। मिस हमारा जी आपको पहले डॉक्यूमेंट सारा एक्सप्लेन करेंगी। बाकी बात जो जो क्वेश्चंस हों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली नोट कर दें। इन द एंड सेशन में हम आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। सबको मेरी आवाज आ रही है जी? आप लोग प्लीज अगर चैट बॉक्स में कमेंट। सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है। चलें जी, थैंक यू वेरी जी जी मच। थैंक यू सर वेरी मच। आ रही है पहले आवाज। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आपने कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन को ज्वाइन किया। आज का हमारा मेन पर्पज ये है कि हम आप बीएसएफ ने जो नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, ग्रीन रोड स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें आपको इसका डॉक्यूमेंट, इसके प्रोसेसेस, इसकी एलिजिबिलिटी एवेल्युएशन और उसके साथ साथ इसका टेक्निकल प्रपोजल आपने किस तरह से ऑनलाइन ई टेंडर पर फिल करना है, हम उसको एक्सप्लेन करें। मेरा नाम जी अमारा है एंड आई बिलोंग टू प्रोग्राम डेवलपमेंट टीम। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी इस सेशन के बाद भी हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल मी एनी टाइम। बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी मैं इन कॉन्टेक्ट हूँ और आप लोगों के पास मेरे ऑलरेडी जो है वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, लेकिन उसके बाद वन सेशन खत्म हो जाता है तो हम आपके साथ जो है इसको मजीद एक दफा दोबारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर लेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड क्वेरीज जो हैं वंस हम लोग आपको सब चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन कर देते हैं, हम उसके बाद वेलकम करेंगे ताकि ड्यूरिंग द डिस्कशन उसकी मोनोटनी ना टूटे। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी हमारे प्रोग्राम का नाम जी ग्रीन ग्रोथ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये पीएसएफ के ब्रांड पिलर हरियाली के अंडर आता है। इसका मेन मकसद ये है जी, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स में एस्टैब्लिश किए जाएंगे। और जी इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि हम उस कम्युनिटी के इर्द गिर्द जो फार्मर्स हैं, ये वर्कर्स हैं, उनकी स्किल के एनहांसमेंट कर सकें ताकि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन दैट सर्टेन ट्रेड वो इम्प्रूव कर सकें एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू देयर इनकम जनरेशन इंक्रीज। अच्छा जी, इसमें हम लोगों ने जी इसको अक्रॉस पंजाब तकरीबन सब क्लस्टर्स में हमने एप्लीकेशन इनवाइट की हुई है। अपार्ट फ्रॉम एक ट्रेड जो कि सिट्रस प्रोडक्शन है, उसमें एप्लीकेशन सिर्फ 2 क्लस्टर से इनवाइट की है। अगर आप लोगों को क्लस्टर्स की डिटेल चाहिए तो जो वो भी हमने इस डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड की है। टोटल जी हमारा इस स्कीम के अंदर जो ट्रेनिंग टारगेट है वो जी अप्रॉक्सीमेटली कुछ 5050 है जो हमने कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है। हर क्लस्टर के अगेंस्ट क्या टारगेट है उसको मैं आपको लेटर एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद जी हम लोगों का इस स्कीम के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं जी वो दिसंबर से स्टार्ट हो रही होंगी और इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनकी ड्यूरेशन 3 महीने से लेकर 6 महीने तक है, जबकि ओवरऑल प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो है वो 12 मंथ्स है। अच्छा जी, सबसे मेन बात कि इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है जी। इसके अंदर सब ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई कर सकती हैं जिनके पास नंबर 1 कम्युनिटी का एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने इस दफा इस प्रोग्राम के अंदर जो आपकी स्क्रूटनी होगी, आपकी एवैल्यूएशन होगी, वो सिर्फ इस बेसिस पे होगी कि आपने पहले कम्युनिटी में एग्रीकल्चर रिलेटेड आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है। सो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड पहले काम कर चुकी हैं, इंटरनेशनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका एक्सपीरियंस है, दे आर एनकरेज टू अप्लाई। और इसके अंदर स्पेशली हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो कि HEC रिकॉग्नाइज है या कोई ऐसी HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जिसके अंदर डेडिकेटेड एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, दे आर एनकरेज टू अप्लाई। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का NTN या FTN होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के ऊपर। एंड देन उसके बाद जी आपका मिनिमम 2 इयर्स का पास्ट एक्सपीरियंस हो जो कि आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से वेरीफाई हो रहा हो। उसके अलावा ये है कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो सिर्फ अपना NTN सबमिट कर दें और उसके साथ साथ अपना HEC का जो सर्टिफिकेशन है उसको अटैच कर दें। उसके बाद ये है कि आपका लीगल स्टेटस आपने शेयर करना है हमारे साथ और वो आपने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आप उसके लिए हमारे साथ शेयर करे होंगे। देन एक उसके बाद ही आपकी डिक्लेरेशन है ये जो कि हम एफिडेविट पे ले रहे होंगे, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे ले रहे होंगे, दैट इज
कि आपने प्रीवियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्लैक लिस्ट नहीं हुई थी किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट के इदारे से। और इसमें जी एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनएलिजिबल हो जाएगी। और वंस अगर आप लोग इनएलिजिबल होते हैं तो उसके बाद हम आपको वहीं पे आपकी जो एवैल्यूएशन है वो स्टॉप हो जाएगी और आपको इन एवैल्यूएशन का लेटर इशू कर दिया जाएगा। एक चीज मैं इसमें यहाँ पे आपको मेंशन करूंगी कि आपने हमें ये जो 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे अपना एफिडेविट आपने सबमिट कराना है, प्लीज इसको ओथ कमिश्नर से उसको साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए। अगर वो साइन एंड स्टैम्प ओथ कमिश्नर से नहीं होता तो दैट विल आल्सो लीड टुवर्ड्स इनएलिजिबिलिटी। अच्छा जी, उसके बाद कुछ डिक्लेरेशंस हैं कि जी आपने आपकी कंपनी अलाउ करती है कि पीएससीएफ के अकाउंट्स के लिए आप सेपरेट बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे। एंड देन ये है कि पीएससीएफ अगर कोई ऑडिटर्स असाइन करता है अकाउंट्स चेक करने के लिए जिसमें पीएससीएफ के फंड्स होंगे तो आप जो है उसको एग्री करते हैं कि ऑडिटर्स जो हैं वो ऑडिट कर सकते हैं। देन उसके बाद कि आपका प्रीवियसली पीएससीएफ के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग ये होता है कि आपकी कोई भी एक्टिविटी जो है वो किसी ने भी रिपोर्ट कर दी और उसके ऊपर पीएससीएफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एनी एलिगेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। अगर कुछ भी इस तरह का प्रीवियसली पीएससीएफ ने इन्वेस्टिगेट किया है तो पीएससीएफ स्टैंड्स द राइट टू कैंसिल योर एग्रीमेंट और आपके एवैल्यूएशन भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देन उसके बाद ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं। एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल है, मैं आपको दोबारा वंस अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जी आपने अपना एनटीएन एफटीएन शेयर करना है और उसके बाद ये है कि आपकी कंपनी 2 साल से रजिस्टर होनी चाहिए। आपने अपना हमारे साथ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट शेयर करना है। देन 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आपने हमें जो है वो डिक्लेरेशन देनी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली जो है कोई ब्लैक लिस्ट नहीं हुई। एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना सिर्फ एचईसी का सर्टिफिकेट देना है एंड अलोंग विद देयर एनटीएन एफटीएन। देन उसके बाद ही आपकी टेक्निकल क्राइटेरिया है। टेक्निकल क्राइटेरिया में सबसे पहले हम आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है उसको वैल्यूएट कर रहे होंगे। देन उसके बाद ही हम आपका पास्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वैल्यूएट कर रहे होंगे। देन उसके बाद जी हम आपका स्टाफ जिसमें आपका ट्रेनर आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर आता है एंड देन कम्युनिटी मोबिलाइजर लीड आता है। ट्रेनर के लिए जी मैं आपको एक जो है यहाँ पे आपको एक वार्निंग दूंगी कि प्लीज आप सेम ट्रेनर एक से ज्यादा ट्रेड्स और एक से ज्यादा लोकेशंस पे आप प्रपोज नहीं कर सकते। एक ट्रेनर एट अ टाइम एक क्लस्टर और एक ट्रेड में ही प्रपोज होगा। अगर वो एक से ज्यादा ट्रेड्स या लोकेशंस पे आप लोग ट्रेनर प्रपोज करते हैं अच्छा जी, एक ट्रेनर एक से ज्यादा लोकेशंस या ट्रेड्स में अगर आप लोग प्रपोज करते हैं तो वो आपका जो है आपको उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। देन उसके अलावा अगर एक ट्रेनर जो भी ट्रेनर आप लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं जस्ट मेक श्योर कि वो किसी और ट्रेनिंग प्रोवाइडर ने हमें उसका सीवी रिज्यूमे शेयर ना किया हो। तो आपके से यही गुजारिश है कि जब भी आप ट्रेनर जिस भी ट्रेड के लिए शॉर्टलिस्ट करें वो ट्रेनर सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेड और एक क्लस्टर में ही नॉमिनेट हो सकता है, वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन नहीं हो सकता। देन जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए क्राइटेरिया ये है कि उन्होंने अपने सिर्फ स्टाफ प्रपोज हमारे साथ शेयर करना है, उन्होंने अपना और पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करना है। उसके अलावा उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आपकी जो भी रिक्वायर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड लैब रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने आपकी अवेलेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। पीएसटीएफ इस स्कीम के अंदर प्रायर टू अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम आपको साइट विजिट
या लैब एंड इक्विपमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रही होती, लेकिन वंस आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड हो जाता है एंड बिफोर स्टार्ट ऑफ क्लासेस हम आपकी टूल्स, इक्विपमेंट और लैब हर चीज चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी भी कम्युनिटी में जाकर ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर टर्नल फार्मिंग का सेंटर आप लोग बना रहे हैं किसी भी जगह पे, किसी भी गांव देहात में जाके, तो वी विल इंश्योर कि आपने अब लैंड जो है उसको लीज किया हुआ है और हम उसको आपका लीज एग्रीमेंट या जो भी आपका रेंटल एग्रीमेंट जो है हम उसको चेक कर रहे होंगे। अगर आपके पास लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं हुई, सेम डिस्ट्रिक्ट में, सेम यूनियन काउंसिल में नहीं हुई, तो पीएससीएफ विल कैंसिल योर कॉन्ट्रैक्ट। जी इस दफा हम लोग इसकी जो भी एलिजिबिलिटी और अपने साइट विजिट्स आफ्टर अवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द क्लासेस जो हम कर रहे होंगे, प्लीज मेक श्योर करें कि आपकी लैब, इक्विपमेंट, लैंड, हर चीज अकॉर्डिंग टू ट्रेड रिक्वायरमेंट्स जो है अवेलेबल हो। यूनिवर्सिटीज में बी allowed to conduct classes in their campuses क्योंकि नॉर्मली उनका लैब एंड इक्विपमेंट और ये सारी चीजें जो है वो वहां पे मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर फार्म मैनेजमेंट का ट्रेड है वो यूनिवर्सिटी अपनी प्रेमिसेस पे करवा सकता है, लेकिन पीएससीएफ स्टैंड्स द राइट कि हम उसको आपको अलाउ करें या ना करें। अच्छा जी, उसके बाद जी इसमें जी ट्रेनीज की एलिजिबिलिटी है कि सिर्फ इसमें मेल ट्रेनीज अलाउ है जो कि फार्मर्स या वर्कर्स हों और उनकी एज बिटवीन 21 to 45 हो, उनके पास पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सीएनआईसी हो, उन्होंने प्रीवियसली पीएससीएफ का कोई भी ट्रेनिंग कोर्स जो है अटेंड नहीं किया हो। उसके साथ साथ जो हमारी मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है एज पर द करिकुलम जी वो पूरी होनी चाहिए। डीएई ग्रेजुएट नहीं हो और उनका एंट्री क्वालिफिकेशन लेवल जो है दैट मस्ट नॉट बी मोर देन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से ज्यादा उनकी तालीमी काबिलियत ना हो और ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर का टेम्पररी या परमानेंट एम्प्लॉय ना हो। देन जी ट्रेनीज की सिलेक्शन जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोर्स की ड्यूरेशन जी डिफरेंट कोर्सेज हैं, कुछ 3 महीने के हैं, कुछ 6 महीने के हैं। कोर्स का करिकुलम जो है वो जी टेप्टा, नैपटेक या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होगा। आपको किसी भी यूनियन काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट में हम मैक्सिमम 3 क्लासेस अलाउ करेंगे, इससे ज्यादा नहीं अलाउ करेंगे। देन जी उसके बाद ये है कि ट्रेनिंग के मद में जितना भी खर्चा आएगा इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमेबल्स हो गया, स्टेशनरी हो गई, कोई प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हो गया, आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हो गया, ट्रेनिंग के बाद में जितना भी खर्चा आता है अपार्ट फ्रॉम मशीनरी परचेज वो सब पीएससीएफ आपको देगा। ट्रेनी अटेंड कर रहे होंगे इस प्रोग्राम के अंडर, उनको पीएससीएफ पर मंथ 1500 रुपीज जो है वो स्टाइपेंड देगा। देन जी आपको टेक्निकली 65% आपके मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 100 टू टेक्निकली क्वालिफाई फॉर द फाइनेंशियल बिड ओपनिंग। उसके अलावा ये है कि जी हम आपको थोड़ा सा इसको बता देते हैं। ये जो एवेल्यूएशन कॉस्ट है जी आपको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट लेटर ऑन एक्सप्लेन करेगा। मैं आपको इसके अंदर आपके टीओआर्स में बता दूंगी। ट्रेनिंग की मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सब चीजें जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि सीएनआईसी पर परमानेंट एंड टेम्परेरी एड्रेस पंजाब का होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो है उसको एसओपीज फॉलो करने हैं। अच्छा जी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में हम आपको बता देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टर्नल फार्मिंग का कोर्स है तो उसको हमने अक्रॉस पंजाब 7 क्लस्टर्स में हमने उसको अलाउ किया हुआ है। इसकी ट्रेड की जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने है। ट्रेनिंग टारगेट पर क्लस्टर हमारा 100 है और हमने हर ट्रेड के अगेंस्ट उसकी एस्टिमेटेड ट्रेनिंग कॉस्ट पर मंथ दे दी है। सो दिस इज द अपर लिमिट जितना फंड पीएससीएफ इस ट्रेड और एक ट्रेनिंग के अगेंस्ट पर मंथ प्रोवाइड कर सकता है। तो सब ट्रेड्स के अगेंस्ट हम अप्रोक्सीमेटली 12,964 रुपीज पर ट्रेनिंग पर मंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रोक्योरमेंट जी लीस्ट कॉस्ट की बेसिस पे हो रही होगी, जिसमें क्योंकि ये कंपेटिटिव बिडिंग है। वंस कोई टेक्निकली क्वालिफाई हो जाता है देन उसके बाद जिस ट्रेनिंग प्रोवाइडर की सबसे कम कॉस्ट होगी उसको ये बिड
जो है अवॉर्ड कर दी जाएगी। लेकिन जाहिर बात है हम उसमें आउटलायर्स देख रहे होते हैं कि अगर किसी ने 12,000 के अगेंस्ट 4,000 अगर कोई कर देता है तो वी ऑल्सो नो कि रियलिस्टिकली इसमें क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं। सोर्सेज ऑफ करिकुलम भी हमने मेंशन कर दिए हैं। सिमिलरली ट्रेनिंग की क्वालिफिकेशन भी हमने मेंशन कर दी हुई है कि मैक्सिमम मिनिमम ट्रेनिंग क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस ट्रेड के लिए। देन जी क्लस्टर्स हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम सिट्रस प्रोडक्शन सब ट्रेड्स को हमने अप्रॉक्सीमेटली सब क्लस्टर्स में अनाउंस किया हुआ है। सिट्रस को सिर्फ हमने एग्री हार्टलैंड एंड साउथ वेस्टर्न बेल्ट में अनाउंस किया हुआ है। और हमने जी इसके अगेंस्ट आपको टारगेट भी बताया हुआ है कि हर ट्रेड के अगेंस्ट हर क्लस्टर में हमारा कितना मैक्सिमम टारगेट है। क्लस्टर्स के अगेंस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट्स फॉल करते हैं उनको जी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है क्लस्टर डिटेल्स में। देन जी मैं आपको इसको टेक्निकल एवैल्यूएशन क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी को सिर्फ अपना स्टाफ जो है उसको उसकी डिटेल सबमिट करानी है, अदरवाइज उनको फाइनेंशियल कैपेसिटी और पास एक्सपीरियंस में कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे एंड ऑल्सो एमओयू जहाँ पे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से प्रोवाइड करना है। सो जी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में हम आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है उनको एवेल्युएट कर रहे होंगे, जिसमें नंबर 1 आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आती है। फाइनेंशियल कैपेसिटी में जी हम आपकी बैंक स्टेटमेंट देख रहे होंगे। प्लीज जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं सबमिट कीजिएगा। बैंक स्टेटमेंट का मतलब बैंक स्टेटमेंट है। आपने जी मैक्सिमम उसमें डेबिट एंड क्रेडिट जो है 50 मिलियन एंड मोर अगर है तो उसमें हम मैक्सिमम आपको मार्क्स अवार्ड कर रहे होंगे, जिसमें 20 मार्क्स है। और अगर आपका 25 मिलियन से लेके लेस देन 50 मिलियन है तो उसमें आपको 10 मार्क्स अवार्ड कर रहे होंगे। देन उसके बाद ही आपकी एवरेज मंथली ट्रांजेक्शंस को देख रहे होंगे कि अगर आपकी 5 और मोर ट्रांजेक्शंस हैं देन आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स अवार्ड कर रहे होंगे। देन अगर 3 से लेके आपकी 5 तक ट्रांजेक्शंस लेस देन 5 ट्रांजेक्शंस हैं देन वी विल बी अवार्डिंग 5 मार्क्स। बैंक स्टेटमेंट जी आपकी 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी साइन एंड स्टैंप होनी चाहिए बाय बैंक मैनेजर एंड रेलिवेंट बैंक। देन उसके बाद ये है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अप्लाई करी है देन दे डोंट नीड टू सबमिट द बैंक स्टेटमेंट। उसके अगेंस्ट वो अपना एफटीएन नंबर जो है वो हमारे साथ शेयर कर दें। और सेम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एचईसी रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे डोंट नीड टू प्रोवाइड द बैंक स्टेटमेंट। देन उसके बाद ही आपका स्टाफ प्रपोज है जिसमें हमें आपके ट्रेनर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड कम्युनिटी मोबिलाइजर लीड जो है उनके रिज्यूमेस आई हैं। जी ट्रेनर की क्वालिफिकेशन जहाँ पे हमने मिनिमम आपके जो आपका जी करिकुलम में ट्रेनर की क्वालिफिकेशन भी मेंशन है। अगर ट्रेनर की क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है देन हमने आपको ऑलरेडी ऊपर मैंने जो आपको पहले टेबल दिखाया था वहां पे हमने आपको मिनिमम ट्रेनिंग का इंडक्शन क्वालिफिकेशन बताई है, उससे 1 लेवल अबव या 2 लेवल अबव है अकॉर्डिंगली मार्क्स उसको दिए जाएंगे। देन उसके बाद ही हम ट्रेनर की, लेकिन आप ये देख लें कि हमें रेलिवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल करिकुलम है जी टनल फार्मिंग का तो उसके अगेंस्ट आप बीसीएस अगर किसी ने कंप्यूटर साइंसेज में किया हुआ है तो उसका ट्रेनर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप लोग प्लीज अपने माइक जो है उनको म्यूट कर दें। किसका फेल है? आप लोग प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर दें और हमने एक अटेंडेंस शीट जो है उसको चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है। विल अप्रिशिएट कि अगर आप लोग अटेंडेंस शीट के ऊपर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। देन जी ट्रेनर मैं आपको जैसे बता रही थी कि ट्रेनर की रेलिवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद रेफरेंस टू करिकुलम कि उसको फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में उसका बैचलर्स हो, अगर उसका बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज है या बैचलर्स इन मैथ्स है, इवन अगर पीएचडी भी किया हो मैथ्स में तो आप उसको टर्नल फार्मिंग के अगेंस्ट वो ट्रेनर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देन ये ट्रेनर का सिमिलर ये सेम वर्क एक्सपीरियंस इन लास्ट 4 इयर्स क्या है उसकी आपने डिटेल्स हमारे साथ सबमिट करनी है। देन उसके बाद जी इनका जो सीवी का फॉर्मेट है वो हमने नीचे फॉर्म्स में भी दिया हुआ है और आपको ई टेंडर पोर्टल पे भी हम गाइड कर देंगे कि आपने वहाँ पे किस तरह से डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने। देन जी ट्रेनर के बाद हमें प्रोजेक्ट मैनेजर की डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं जिनमें उनका क्वालिफिकेशन के मास्टर्स हैं तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अगर वो बैचलर्स हैं तो 3 अदरवाइज 0।
इसी तरह जो उनका रेलिवेंट या सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर लास्ट 3 इयर्स, तो उनको मैक्सिमम मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। ट्रेनर जो मैंने आपको दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि जी एक ट्रेनर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ट्रेड और एक क्लस्टर में आ सकता है। एक ट्रेनर अगर किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आता है या एक ट्रेनर किसी और दूसरी ट्रेड में आप उनको वो करते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं, तो हम आपका जो ट्रेड है उसको कैंसिल कर देंगे। देन जी उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपके एक प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल ट्रेड्स में आप सेम प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है। देन उसके बाद जी कम्युनिटी मोबिलाइजर लीड। कम्युनिटी मोबिलाइजर लीड का जी काम ये होता है कि उसने बच्चों को मोबिलाइज करना होता है। कम्युनिटी मोबिलाइजर लीड का हम रेलिवेंट और सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं फॉर लास्ट 3 इयर्स, उनको मैक्सिमम मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे एंड देन रिलेटिव मार्किंग होगी। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि हमने जो भी आपसे 3 डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स मांगे हैं, 1 ट्रेनर है, दूसरा आपका जी प्रोजेक्ट मैनेजर है एंड द थर्ड वन इज कम्युनिटी मोबिलाइजर लीड। जी मेक श्योर करें कि आप अटैच रिज्यूमे फॉर्मेट पे उनका रिज्यूमे अपलोड करें और उसके साथ साथ आप उनकी डिग्री भी जो है उसको सबमिट कर रहे होंगे। इन केस अगर आपने उनकी मैक्सिमम डिग्री, फॉर एग्जांपल अगर उसने बैचलर्स इन एग्रीकल्चर किया हुआ है, तो अगर आप उसकी मैक्सिमम डिग्री विच इज बैचलर्स इन एग्रीकल्चर आप सबमिट नहीं करते तो वो 0 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। देन उसके बाद ही आपने हमें सबमिट करना है उनका वर्क एक्सपीरियंस। अगर उनका सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अगर सेम वही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो अभी अपना रिज्यूमे सबमिट कर रहे हैं, उन्होंने लास्ट 3 इयर्स में सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है, तो वो उस रिज्यूमे को साइन भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग द वर्क एक्सपीरियंस लेटर, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस रिज्यूमे को साइन एंड स्टैम्प कर दे। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका एक्सपीरियंस नहीं है तो उनके लास्ट 3 इयर्स के एक्सपीरियंस लेटर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपने एमओयू सबमिट करना है। एमओयू जी किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी फॉर एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन एज पर जो अप्रूव करिकुलम है। देन आप अगर कोई एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो उसको ये एमओयू सबमिट करने की जरूरत नहीं है, इसके 10 मार्क्स हैं। देन जी उसके बाद हमें जी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ही आपका किसी पीएससीएफ के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ या किसी भी एग्रीकल्चर जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है तो आपको 10 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अगर आपका अगर 5 ऑर्गेनाइजेशन से जी, ये थोड़ी सी यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइपो एरर है, हम इसको ठीक कर देंगे। अगर आपके प्रीवियसली 5 या उससे ज्यादा आपने इंटरनेशनल एजेंसी पीएससीएफ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ आपका एक्सपीरियंस है तो उसको 5 मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स होंगे। अगर 3 एंड लेस देन 5 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है देन आपके जो मार्क्स हैं वो 5 होंगे। ये जी थोड़ा सा एरर है, हम इसको दोबारा डाटा शीट को अपडेट करके सेंड कर देंगे। देन जी उसके बाद आता है जी आपका एक्यूमुलेटेड, आप लोगों ने एग्रीकल्चर रिलेटेड सॉरी जी, अगर आपका प्रीवियसली एग्रीकल्चर रिलेटेड आपने पीएससीएफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है देन 10 मार्क्स होंगे। अगर इंटरनेशनल पीएससीएफ एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ आपने काम किया हुआ है इन कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग से देन आपके 5 मार्क्स होंगे। सॉरी जी, ये थोड़ी सी करेक्शन है। अच्छा जी, ऊपर वाले में ये है कि अगर आपने इंटरनेशनल, हाँ जी, अगर आपने और एग्रीकल्चर में किया है तो 10 नंबर है। अगर आपने पीएससीएफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग्स कराई है तो उसके 5 नंबर है। देन उसके बाद जी अगर आपने 50 या उससे ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग्स कराई है तो उसके 5 मार्क्स हैं। अगर आपने 50 या उससे ज्यादा लोगों को कम्युनिटी रिलेटेड ट्रेनिंग्स कराई है तो उसके 5 मार्क्स हैं। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट या एचईसी रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनको ये एक्सपीरियंस सबमिट करने की जरूरत नहीं है और उनको फुल मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। देन जी उसके बाद रूरल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक्सपीरियंस है, जिसमें हम देखते हैं कि आपने प्रीवियसली कोई सीएसआर एक्टिविटी की हुई है
रूरल अवेयरनेस कैंपेन किया हुआ है, कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन किया हुआ है, या मार्केट कनेक्टिविटी या ट्रेनिंग प्रोग्राम या कुछ भी इस तरह का प्रीवियसली किया हुआ है। 5 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो आपको 10 मार्क्स दिए होंगे। अगर आपने दो या उससे ज्यादा बट लेस देन 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया हुआ है तो 6 मार्क्स होंगे। अगर आपने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम किया हुआ है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो आपने एक्सपीरियंस सबमिट किया हुआ है उसके अंदर आपने 100 या उससे ज्यादा बच्चे मोबिलाइज किए थे लास्ट 5 इयर्स, या 50 से लेके 99 तक बच्चे आपने मोबिलाइज किए थे तो उसके 3 मार्क्स होंगे। आप जो भी एक्सपीरियंस सबमिट कर रहे होंगे, अगर आप इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको 0 मार्क्स देंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई भी हो सकता है, जिस टर्म लाइक फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर, आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट हो गया, आपका एग्रीमेंट हो गया, आपने कोई सर्टिफिकेट्स का रिकॉर्ड है आपके पास जो प्रीवियसली इशू हुए हैं अंडर सच प्रोजेक्ट, एक्सटर्नल एविडेंस इसमें लेकिन रिक्वायर होगा। आप अपना इंटरनल एविडेंस जो है हमें वो सबमिट नहीं कर सकते। देन उसके बाद ये अगर एचईसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी का एचईसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उनको ये एक्सपीरियंस सबमिट करने की जरूरत नहीं है और उनको फुल मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। ये जी इसका टेक्निकल एवेल्यूएशन क्राइटेरिया था। मैं क्विकली इसको दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले हम आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देख रहे होंगे, जिसमें हम लास्ट 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे। बैंक स्टेटमेंट आपने सबमिट करनी है जी। अगर आप इसके अगेंस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके साथ ही बैंक स्टेटमेंट में हम आपका एवरेज मंथली ट्रांजेक्शन्स भी देख रहे होंगे। बैंक स्टेटमेंट साइन एंड स्टैम्प होनी चाहिए। देन उसके बाद जी स्टाफ प्रपोज के 30 मार्क्स हैं, जिसमें हम ट्रेनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कम्युनिटी मोबिलाइजर, लीड के रिज्यूमे हमें रिक्वायर्ड है। अगर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन का आपने सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं अटैच की हुई तो 0 मार्क्स मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अटैच करें। अगर वर्क एक्सपीरियंस आपका सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको साइन एंड स्टैम्प कर सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनर उसको खुद से साइन कर सकता है। देन उसके बाद ही आपने किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू शेयर करना है। देन उसके बाद ही आपने अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सबमिट करना है। इसमें अगर आपका पीएससीएफ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सपीरियंस है तो उसके 10 मार्क्स होंगे। अगर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पीएससीएफ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिटी में एक्सपीरियंस है तो उसके 5 मार्क्स होंगे। अदरवाइज एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग है तो उसके 10 मार्क्स है। 50 या उससे ज्यादा लोग ट्रेन है तो 5 मार्क्स हैं। अगर 50 और उससे कम लोग ट्रेन है तो उसके 3 मार्क्स हैं। देन आपका जी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का एक्सपीरियंस हम देख रहे होंगे कि अगर 5 या उससे ज्यादा आपने ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरनेशनल, देन 10 मार्क्स हैं। अगर 2 एंड मोर बट लेस देन 5 हैं तो देन जी 6 मार्क्स हैं। उसके बाद ये अगर एचईसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है देन दे डोंट नीड टू सबमिट द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड एमओयू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। दे विल ओनली प्रोवाइड अस विद द प्रपोज्ड स्टाफ व्हिच इज प्रोजेक्ट मैनेजर, ट्रेनर एंड कम्युनिटी मोबिलाइजर लीड। उसका रिज्यूमे देख रहे होंगे। अच्छा जी, यहाँ तक आई होप कि क्लैरिटी होगी आप लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है जाकिर, हम अभी लेंगे या एंड पे लेंगे? इससे रिलेटेड। अच्छा जी, अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है इस डॉक्यूमेंट के हवाले से तो प्लीज वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। आप लोग प्लीज अपने जो है उनको हैंड रेज कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दिस इज आसिया, जयपील से बात कर रही हूँ मैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो आपने कहा है कि एमओयू एग्रीकल्चर के साथ हमने शो करना है, इसकी टेस्टिंग फी जो है यूनिवर्सिटी पे करेगा, ये हम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी या आप पे करेंगे? अच्छा जी, वेरी गुड क्वेश्चन। जो आपकी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फी है जी वो पीएससीएफ आपको रिम्बर्स कर रहा होगा। ओके ओके, हाँ जी, तो वो पीएससीएफ ही आपको पे करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसकी जो अनाउंसमेंट है यानी कि कितनी होगी ये भी आप अनाउंस करेंगे या ये यूनिवर्सिटी खुद अनाउंस करेगी कि ये टेस्टिंग फी कितनी है? देखिए जी, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फी जो है दैट शुड बी रियलिस्टिक। अगर आप हमारे पास आए और आप हमें कहें कि जी एक बच्चे की टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फी 50,000 है
तो विच इज नॉट रियलिस्टिक। देन अगर आप कहते हैं जी 10,000 है, दिस इज नॉट अगेन रियलिस्टिक, तो उसमें हम ई टेंडर के ऊपर एक मैक्सिमम अमाउंट जो है हम उसको फ्लोट कर देंगे कि कितना मैक्सिमम आपको टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फी जो है वो पे कर सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है, थैंक यू। फाइनली ये अपने कैमरास जो है ना, इनको ऑफ ऑफ कर दें, कर इसकी दें। वजह से बैंडविड्थ का इशू आता है, फिर कुछ लोगों को वॉइस नहीं जाती सही। PRSP से जी प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दें। सर प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं रावलपिंडी से हूँ। इमरान, मेरा जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है STS के नाम से, तो हमारा नेवटेक से रिलेटेड है, एफिलिएशन है, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए या सिर्फ ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए है? जी नहीं जी, यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं। आपके इदारे का क्या नाम है? सॉरी जी। STS के नाम से है, STS स्टेप टू सक्सेस। स्टेप टू सक्सेस जी, बेसिकली अगर आपका रेलेवेंट कम्युनिटी का और एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग्स का है, उसके साथ साथ हमारी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन पास्ट एक्सपीरियंस और वो सारी चीजें अगर आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें अप्लाई कर सकती है। लेकिन अगेन एंड अगेन मेरा एम्फोसिस उन ऑर्गेनाइजेशंस पे है जो कि क्वालिटी ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं और जिनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, जी, मेरा वालेकुम नाम सलाम। मोहम्मद फार्म डायनेमिक्स से ताल्लुक है। अच्छा, मेरे ये 2-3 क्वेश्चंस थे। एक मेरा था कि क्या इसमें कोलैबोरेटिव अप्लाई हो सकता है, मिसाल के जी, तौर पे इसमें क्या इंडस्ट्री और एकेडमिया? जी जी, इसमें कंसोर्शियम अलाउ नहीं है जी स्कीम में। अच्छा, जी कंसोर्शियम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अच्छा, दूसरा जी वाह जी वाह जी जी, 1 by 1 जी। जी, मैं कैसर इकबाल बोल रहा हूँ, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी से। मुझे क्लैरिटीज आपकी चाहिए। एक तरफ आपने कहा है कि जनाब यूनियन काउंसिल लेवल पे ये क्लासेस होगी फॉर एग्जाम्पल टनल फार्मिंग की, तो दूसरी तरफ आपने कहा कि हम अलाउ कर सकते हैं ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अपने प्रेमिसेस में भी लगाएं। एक क्वेश्चन। दूसरा मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि हेल्दी कंपटीशन किस तरह होगा जब यूनिवर्सिटी जो है, जाहिर है वो तो पे इसकी फीस नहीं कर रही होंगी, तो एनजीओ वहां पे कर रही होंगी, क्योंकि हम प्रीवियसली कुछ 4 साल आपके साथ काम कर चुके हैं, क्योंकि ये चीजें मसाइल आते हैं। और फिर ये है कि जब आप यूनिवर्सिटीज को मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं होती, हम यहाँ MOU करने जा रहे होते हैं, तो फिर जनाब वो पैसे लेने के लिए तो मतलब ले रहे होते हैं, और लेकिन जब सर्विसेज दे रहे होते हैं तो 100 नखरे कर रहे होते हैं। तो उनको भी को लीगली को बॉन्डिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से? क्योंकि प्रीवियसली मैंने एक अदारे के पैसे रोके थे, क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट उस वक्त डिलीवर मुझे किए थे जब ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट क्लोज हुए 3 माह हो गए थे। तो आपकी तरफ से 6 टेलीफोन है जनाब, इनको पैसे दे दें, आप इनको पैसे दे दें, तो ये जरा काइंडली इसको जरा क्लैरिटी दे दीजिएगा जरा। सर देखें, जब आप किसी के साथ MOU कर रहे हैं तो वो और आप उसके साथ जाना चाह रहे हैं, तो वो आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप किसके साथ जा रहे हैं और क्या अरेंजमेंट बना रहे हैं, उससे BSTF का नहीं है कोई भी ताल्लुक। तो ये जो पैसे हैं तो वो क्योंकि आपके साथ ज्वाइंट वेंचर में था होगा और ज्वाइंट आप आए होंगे, तो हमारे पास भी उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन आई हुई होगी, तो वो उस वजह से आपको परसूव किया गया होगा। अदरवाइज वो आप ही का रिलेशनशिप है उसके साथ और आपने ही मेंटेन करना है यूनिवर्सिटी को। हमने ही इसको मेंटेन किया है, और आप लोगों की तरफ से हमें 6 टेलीफोन है जनाब, ये इनको पैसे दे दें, ये इनको पैसे दे दें। सर मैं तो उस पे फिर आप जिन्होंने लोग आपको करना है तो फिर सर जिन्होंने आपको फोन किया उन्हीं से बात करें, हम इस पे उस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। PSDF के रिप्रेजेंटेटिव थे। मैं तो अच्छा इसलिए- सर, ये सॉरी टू से ये जी आपका इंडिविजुअल कंसर्न है, इसके लिए आप मुझे डायरेक्टली फोन कर लें, बिकॉज यहाँ पे ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है इसको एड्रेस करना। अच्छा जी, इसको चले छोड़ दें, यूनिवर्सिटी अगले क्वेश्चन पे आ जाए, चले छोड़ दें इसको, वो कर लेंगे इसको। जी, अच्छा, आपने ये- एक मिनट जी प्लीज, 1 by 1 मेरा एक प्लीज। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपने कहा कि सेम यूनियन काउंसिल में क्लासेस लगानी होगी, दूसरी तरफ आप कह रही हैं यूनिवर्सिटियों को हम अलाउ कर देंगे कि वो विद इन द प्रेमिसेस भी लगा सकते हैं। ये किस तरह मतलब? जी मैं आपको बता रही हूँ, देखें जी, PSTF एक चीज जो हमने वहां पे लिखी हुई है वो ये है कि PSTF स्टैंड्स द राइट कि वो यूनिवर्सिटी को अलाउ करे या ना करे। ठीक है जी, यहाँ पे हमने मे का वर्ड यूज किया हुआ है, हमने ये नहीं कहा कि हम यूनिवर्सिटीज को अलाउ करें, हमने लिखा हुआ है जी मे अलाउ। तो बेसिकली जी इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो ये है कि हम फार्मर्स या वर्कर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी,
उसमें हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है वो जी टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड लैब की अवेलेबिलिटी है जो आपका रिक्वायर्ड एक एज पर करिकुलम है। उसमें आपको कहीं पे भी कि ये यूनिवर्सिटी को हम अलाउ कर रहे हैं या नहीं अलाउ कर रहे, उससे आपकी इदारे की हेल्थ पर या उसकी टेक्निकल या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पे या मार्किंग पर कोई भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1 ये PSCF का आप कह रहे हैं कि जी मैनेजमेंट का डिसीजन है कि वो यूनिवर्सिटी को अलाउ करता है या नहीं करता। PSCF की क्या क्लॉजेस हैं या क्या कंसर्न्स हैं, उसमें जी एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर को उस तरह से इनपुट हमने रिक्वेस्ट नहीं की हुई आपसे। आप ये जो है जी ये PSCF की अपनी डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू वेरी मच जी। मैम PRSP से बात कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे जी, अगर आप जल्द में। जी बताइए। मैम ये है कि MOU जब हम उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए करेंगे, ये हमारे और यूनिवर्सिटी के दरमियान है कि हम क्या तय करते हैं अमाउंट? जी बिल्कुल, ये MOU जी आपके डिस्क्रिप्शन पे है और आपके और यूनिवर्सिटी के दरमियान है, लेकिन उसमें प्राइमरी क्लॉज जो हमें MOU में चाहिए वो ये है कि यूनिवर्सिटी इज विलिंग टू प्रोवाइड यू सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फाइनल एग्जामिनेशन। जी, और दूसरा ये है कि अभी मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है, उसमें ये जो करिकुलम और लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स है वो मुहैया नहीं है, कि बाद में करेंगे ताकि अंदाजा हो उसमें कॉस्टिंग के लिए? अच्छा जी, हम करिकुलम्स इसमें अपलोड कर देते हैं और अगर आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क की हुई है तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली ईमेल भी कर देती हूँ आप लोगों को। जी मैंने चार्ट बॉक्स में एक लिंक दिया था टू मार्क द अटेंडेंस। प्लीज मेक श्योर करें कि आप लोग, क्योंकि वो हमें हेल्प आउट करेगा आप लोगों को दोबारा रीच आउट करने के लिए। आप लोग प्लीज अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें। मेरे पास सिर्फ अभी आउट ऑफ जी सब इक्विपमेंट भी साथ अटैच होगी उसमें जी? जी हम आपको बिल्कुल जी हम आपको करिकुलम अपलोड कर देंगे और करिकुलम्स आपके साथ शेयर भी कर देंगे, जिसमें ये लिस्ट और इक्विपमेंट ऑफ सारी चीजें जो है वो अपलोड होती हैं। मेरे पास अभी जी सिर्फ 14 लोगों की अटेंडेंस आई हुई है, जबकि हमारे पास यहाँ पे अराउंड कोई 50 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप लोग अपनी जो है वो अटेंडेंस मार्क करते हैं। जी एक्सक्यूज मी, हेलो ये जी मेरा एक सवाल है, एक क्लैरिफिकेशन है यही टेस्ट सर्टिफिकेशन के हवाले से। ठीक हो गया जी, बताइए। अच्छा, यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट के अंदर वो ये है कि आप जो है PBT से सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। हमने जी PBT जी मैं आपको सर्टिफिकेशन के हवाले से बता दूं कि इन केस अगर आप लोग अपना MOU प्रेजेंट नहीं करते, जी आप लोग अपना MOU प्रेजेंट नहीं करते और आप तो देन उस केस में हम PBT से सर्टिफिकेशन कराएंगे। देखिए यहाँ पे 2 चीजें, तो ये हमें क्लैरिटी चाहिए सबको ही कि अगर तो आप PBT से करवा रहे हैं उस पे तो TSP के ऊपर कोई बर्डन ही नहीं आएगा। आप डायरेक्टली PBT को पे करते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, फिर वो तो बहुत अच्छा है। अगर आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ हमने करना है और हमने यूनिवर्सिटी को बाद में पे भी करना है और हमने उसी अमाउंट में से ऑब्वियसली पे करना होगा ना जो अमाउंट हम करेंगे। नहीं जी, आपको ये जो एग्जामिनेशन की फीस है हम आपको रीइंबर्स करेंगे ऑन एक्चुअल रिसीट की अमाउंट पे। नंबर 1 ये एग्जामिनेशन की फीस आपके CTM में से डिडक्ट नहीं हो रही होगी। ये PSCF खुद डायरेक्टली जो है वो या तो यूनिवर्सिटी को पे करी होगी या आपकी जो रिसीट्स हैं हम उनको रीइंबर्स कर रहे होंगे। ये सेम प्रैक्टिस अगर आप लोगों में से पहले लोगों ने हमारे साथ लाइफ स्टॉक की ट्रेनिंग्स करवाई हुई है तो जी वहां पे भी सेम प्रैक्टिस है। वो पहले थी बाद में उसको जो है इस तरह से ले गए थे पहले। हाँ जी, बाद में हमने CTM को इंक्रीज कर दिया था जिसके अंदर हमने ऑलरेडी जो है वो ट्रेनिंग की फी इंक्लूड कर दी थी, लेकिन इनिशियली हम इसको रीइंबर्स कर रहे थे और यहाँ पे भी इस ट्रेनिंग में भी हम आपका जो ट्रेनिंग की फी है उसको रीइंबर्स कर रहे होंगे। अच्छा आपके CTM में इंक्लूडेड नहीं होती। अब प्लीज लेट मी कंप्लीट जी, लेट मी कंप्लीट। अच्छा जी, दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि आपने हम लोगों ने PBT का एग्जामिनेशन लिखा हुआ है हमने और हम आपसे MOU भी मांग रहे हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी से MOU नहीं लेकर के आ सकेंगे या उनका यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता फॉर एग्जामिनेशन, या उनका कोई लिंक नहीं है या वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते यूनिवर्सिटीज के साथ।
इन दैट केस उनको टेक्निकल एवेल्यूएशन में अगेंस्ट दैट एमओयू 0 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, और एट द सेम पॉइंट इन टाइम हम वहां पे पीबीटी से एग्जामिनेशन लेंगे. सो पीबीटी इज ऑप्शन 2. नंबर 1 ऑप्शन इज आपका एमओयू जो आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं, एंड नंबर 2 इज पीबीटी. उसमें ये है आप हमें कम से कम जो है, देखिए हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है ना, डिफरेंट पूरे पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, हर किसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हर किसी की अपनी पॉलिसीज हैं. तो आप जो है, जैसे आपने लाइफ स्टॉक के अंदर आपने की हुई थी कि हम जी इतनी अमाउंट जो है वो आप सर्टिफिकेशन के लिए दे सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो पीएसटी वो अमाउंट कम से कम हमें इन्फॉर्म करे, वो अमाउंट डिस्क्लोज करे, ताकि उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी को भी इशू ना हो और इदारे को भी इशू ना हो एमओयू करने में. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड सजेशन. हम जी ई टेंडर ईमेल बॉक्स पे आप सब लोगों को एक अमाउंट बता देंगे कि आपकी मैक्सिमम सर्टिफिकेशन की प्राइस क्या हो सकती है, और जो इसके मिनट्स अपलोड होंगे उसमें भी लिख दें. हाँ जी, मिनट्स में भी ये चीज हम डाल देंगे. थैंक यू. थैंक यू जी. एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, मेरा नाम आमिर है, मैं नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ. मैडम गाइड कीजिएगा हमें कि एक इदारा मैक्सिमम कितनी लॉट, कितने क्लस्टर के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर कितने क्लस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकता है तो उसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल क्या अलग-अलग होंगी, क्या उनकी बिड सिक्योरिटीज भी अलग-अलग सबमिट होंगी, और क्या उसकी इवैल्यूएशन कॉस्ट भी अलग-अलग सबमिट होगी, इसके बारे में हमें बताइए. अच्छा जी, एक इदारा एज मेनी लॉट्स में एज दे वांट दे कैन अप्लाई, लेकिन यू हैव टू बी रियलिस्टिक बिकॉज एक एवैल्यूएशन फीस जो है उसके साथ लिंक्ड है. तो उसमें ये है कि आप जितनी लॉट्स में आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस और आपके पास सपोर्ट स्टाफ है, आप उतनी लॉट्स में अप्लाई कर सकते हैं. पीएसटीएफ की तरफ से ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगेन आप अपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफिकेशंस को देख रहे हैं. इसकी इवैल्यूएशन फीस के हवाले से हम आपको जी अभी इसके बाद ये वंस Q&A कंप्लीट हो जाता है तो हम इसके बाद आपको इवैल्यूएशन फीस का बताते हैं. एनी अदर क्वेश्चन जी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल है, मैं भी एनालिस्ट से हूँ. एक चीज ये पूछनी थी कि एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो इसमें लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इन जो एक्चुअल वो भी सारा एक कॉम्बिनेशन है. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, जब एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपीरियंस बताएंगी कि कितने साल का, कितने प्रोजेक्ट का है, तो क्या लाइफ स्टॉक सेक्टर का एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर में, क्योंकि है तो लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर के अंडर ही, तो वो कंसिडर होगा या नहीं होगा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं कंसिडर होगा. उसको आप उसको कम्युनिटी रिलेटेड जी, उसको आप कम्युनिटी रिलेटेड तो कर सकते हैं, लेकिन वो हम सेम सिमिलर में नहीं ले रहे. आप मुझे ये बताएं कि आपने एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है तो उसके अंदर ही लाइफ स्टॉक और नहीं जी, वो एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है. यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड हमने बता दी है, और उस ट्रेड रिलेटेड जो आपका एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा, और वो कहीं भी किसी नुक्ते से भी जी वो लाइफ स्टॉक के करीब नहीं आता. ठीक है, मसलन लेकिन जनरल जो आपने लिखा हुआ है ना डॉक्यूमेंट्स में कि एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सपीरियंस, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका कंसर्न ट्रेड ही काउंट होगा, क्योंकि वो हर एक ट्रेड की वो अलग अलग है इवैल्यूएशन. ठीक है, एक इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन है, शायद बाकी साथियों को भी पूछना चाहते होंगे. वो है कि इसमें आपने एक जगह लिखा हुआ है कि आपकी कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम तहसीलों को कवर किया जाए पार्टिसिपेशन के हवाले से. जी जी बिल्कुल जी. अब इसमें किसी का एक अदारा है, उसने एक लॉट के लिए अप्लाई किया था, उसको वो मिल गया, उसके पास अब 4 इवेंट उसने करने हैं, 100 बंदों को ट्रेन करना है. तो अब उसके पास जो लॉट है उसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं. जी बिल्कुल, उसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 3-4 तहसीलें होती हैं, तो इसका मतलब है तकरीबन 20-22 तहसीलें होंगी उस लॉट के अंदर या उस क्लस्टर के अंदर. अच्छा, उस क्लस्टर के अंदर अब उसने जो 100 बंदे सिलेक्ट करने हैं, तो आपने जो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम तहसीलों को कवर करना है, तो आपके ज़हन में ये है कि वो जब यूनियन काउंसिल में, एक जगह आपने लिखा हुआ है कि यूनियन काउंसिल में 3 से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं हो सकती,
तो वहां से ये लगता है कि शायद कोई यूनियन काउंसिल फोकस्ड एक्टिविटी होगी जिसमें यूनियन काउंसिल से सराउंडिंग से लोग आ जाएंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन दूसरी जगह जहाँ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम तहसीलों को कवर करना है, तो उसका मतलब है कि आपने 2-2 4-4 बंदे हर तहसील से लेने हैं। अगर आप 20 तहसीलें हैं, 100 बंदा लेना है, तो आपको 5-5 बंदे तकरीबन वहां से लेने पड़ेंगे ताकि आप मैक्सिमम को कवर कर सकें। तो ये थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी दे दें कि आज से आप जी सर, वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे मैं ये कहूंगी कि आपको कि वी हैव टू बी रियलिस्टिक, वी अंडरस्टैंड कि आप जब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने क्लस्टर अवार्ड किया है ये जी लाहौर वाला, ग्रेटर लाहौर एंड फैसलाबाद का, तो अगर आप ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल हम फैसलाबाद में करा रहे हैं तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक कि PSTF आपको यहाँ पे किसी भी किस्म की बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम लाहौर उस ट्रेनिंग में जो है उनको एनरोल करें। तो उसमें आपसे यही गुजारिश होगी कि आप जिस भी यूनियन काउंसिल के अंदर ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द के लोगों को जो है उनको बेनिफिट दें। और ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक से ज्यादा लॉट में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है तो हम उसमें मे बी आपसे गुजारिश कर सकें, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप ये करें कि जी आप जितनी मैक्सिमम उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर सकते हैं वो करें। सो इसके अगेंस्ट यही है कि वी हैव टू बी रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन वेयर वी आर नॉट प्रोवाइडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग। जी ठीक है, थैंक यू। अब एक इसका एसोसिएटेड क्वेश्चन है, डेफिनेटली वो आपका टाइम भी लिमिटेड है, वो है कि इसमें 1500 आपने पार्टिसिपेंट के लिए एनरेरियम रखा हुआ है। तो ये बहुत अरसा पहले भी जब आप ये काम कर रहे थे तो उस वक्त भी शायद इतना ही था। अभी की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये काफी लोअर साइड पे है। तो एक तो डेफिनेटली आप लोग जब बजटिंग करें तो ट्रेनिंग की कॉस्ट तो शायद आपने पहले से थोड़ी बढ़ाई है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट को एनरेरियम है वो डेफिनेटली उनकी डेली कॉस्ट है, तो वो कंपैरेटिवली लोअर साइड पे लगती है। एक चीज तो ये आप उसकी बात कर रहे हैं जी, स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं जी वो जी आपका कंसर्न वैलिड है, लेकिन जी सर उसमें मैं यही कहूंगी कि हमारा इस ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि हम ट्रेनिंग को ऐसा हुनर दें जिसको वो बाद में इस्तेमाल करके अपनी इनकम जनरेशन कैपेसिटी को एनहांस कर सके, ना कि उसका मकसद ये है कि उसको इतने पैसे प्रोवाइड कर दिए जाएं जहां पे वो उसका आने जाने का खर्चा या स्टाइपेंड या खाने पीने का खर्चा वो सारी चीजें कवर हो रही हो। उनको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है और उस फ्री ट्रेनिंग के बाद जी हम उनको ऑन टॉप ऑफ दैट हम जी 1500 देने का मकसद यही है कि एक बेसिक कम्यूट जो है उसको हम कवर कर सकें। बेसिक मोटिवेशन जो है वो जी ट्रेनिंग प्रोग्राम को होना चाहिए, ना कि मोटिवेशन जो है उसको आप जो स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहे हैं उसको होना चाहिए। नहीं, ये तो जज्बाती बात है ना, कि ये तो इमोशनल बात है। अदरवाइज तो रियलिस्टिकली ये है कि ये गरीब लोग हैं और उन्होंने जब खास तौर पे यूसी में ट्रेनिंग करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने सराउंडिंग एरिया से आना है। लेकिन आपने प्रेफरेबली यूनिवर्सिटीज को भी इनवाइट किया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी नॉर्मली गाँव के अंदर वाकया नहीं है, यूनिवर्सिटी किसी मेन सिटी पे वाकया है। तो यूनिवर्सिटीज के लिए उनको एंगेज करना और करना डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये एक रिस्क एरिया है, मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई। वैसे मैंने कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं ऐसी देखी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग दे रही हो। तो यहाँ पे जो आपके लिए यही बहुत बड़ी मुझे लगता है कि सक्सेस फैक्टर होगा कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग को डिलीवर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का चाहे वो शॉर्ट कोर्स हो, चाहे वो 15 दिन का हो, चाहे वो महीने का हो, चाहे वो 3 महीने का हो, यूनिवर्सिटीज ऑलवेज चार्ज फी। तो आपका अगर फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी आती है, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे जो है वो इसको बिड करता है और कहीं भी वो विन कर लेता है, तो यही बहुत बड़ी सक्सेस होगी कि उनकी ट्रेनिंग के बाद में जितना भी खर्चा आ रहा है वो PSTF जो है वो बेयर करेगा। जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हमारा सिप्तैन खान बात कर रहा हूँ संगतानी ऑर्गेनाइजेशन से। मैं काफी देर से वेट कर रहा था, तो मैंने हैंडल भी किया हुआ। मैं बेसिकली रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा था कि ट्रेड रिलेटेड एक्सपीरियंस की जो बात हो रही थी, आल्दो कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें डिफरेंट सेक्टर्स में और डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। हमारा संगतानी ऑर्गेनाइजेशन का 2017 से तक प्रोजेक्ट चल रहे थे जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की 69 यूसी में है और 130 के करीब हमारा स्टाफ है। लेकिन वो इस तरह से जैसे आप
आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग्स होती हैं 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ की, इस तरह से तो नहीं होती। अलबत्ता इस तरह के स्टाफ होती हैं ड्यूटीज, और जो हमारी फील्ड लेवल की ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं वो बेसिकली जैसे टेबरशिप है, डिसेंट वर्क है और इस तरह की चीज़ों के ऊपर चल रही होती है। तो उसको आप किस एंगल से देखेंगे? आल्दो कि वो एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है और रेगुलर प्रोजेक्ट है, अगर उसका एक्सपीरियंस हम कोट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप मेंशन नहीं है लेकिन ये प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर का है, वो कॉन्ट्रैक्ट से नजर आ रहा है, लेकिन वो स्पेसिफिक ट्रेड जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में शो नहीं हो रहा है, तो क्या सत्यान, ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन काफी लंबा हो गया है। आप ना मुझे 1-to-1 कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी ये क्वेरी आंसर कर दूंगी, बिकॉज दिस इज वेरी टू मच रिलेटेड टू योर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ओवर द कॉल इसको डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अभी प्रोक्योरमेंट ने अपना डॉक्यूमेंट भी एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा जी आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? आप सबसे इसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो लैंड जहाँ पे हमने सेंटर प्रपोज करना है वहाँ पे लैंड का लीज एग्रीमेंट लगाना है, तो आपको पता है कि जितने भी सेंटर बनेंगे तो डेफिनेटली जो लैंड एग्रीमेंट हैं वो हमें लगाने पड़ेंगे, तो उसकी अच्छी खासी एक जो लैंड की चार्जेस होते हैं वो होते हैं। आपको जो प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस है, PSTF जो है ना वो इतनी कास्ट उसकी बिडिंग होती है, बेसिकली जिसकी कास्ट हाई होगी लामोला वो साइड पे हो जाएगा और वो लो बिड वाला जो है ना वो और प्लस एक्सपीरियंस काउंट करके वो विन कर लेता होता है। तो इस सिचुएशन में हम अगर जितने भी सेंटर प्रपोज करते हैं उनकी बिडिंग उसकी लैंड लीज कास्ट भी डालते हैं। अच्छा सर, मैं लेट मी कट यू एंड आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव गॉट इट। मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि हम एट द पॉइंट जब आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है और आप अपना ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो तब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहां भी ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाते हैं उसका लीज एग्रीमेंट और हर किस्म की डिटेल्स हमें चाहिए होंगी। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ बिडिंग के टाइम पे हमें कोई भी इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही मैंने आपको कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी या टेक्निकल एवैल्यूएशन में एक्सप्लेन की है। दिस इज द रिक्वायरमेंट पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको अभी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज टू वार्न दोज ऑर्गेनाइजेशंस के जो अपना ट्रेनिंग सेंटर प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं करती हैं और बाद में उनके ऊपर कोई विसल ब्लो हो जाती है और उनके मसले मसाइल रिपोर्ट होते हैं। अच्छा जी प्लीज एक चीज मैं और आप लोगों को सर एक सेकंड दीजिएगा, अपने माइक सर एक सेकंड दीजिएगा सर। क्वेश्चन जो है ना वो अब सजेशन का टाइम नहीं है, क्योंकि बिडिंग डॉक्यूमेंट लाइव हो चुका है। इस वक्त हम सिर्फ उस बिडिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कर सकते हैं। ये कि स्टाइपेंड बढ़ा दें या कोई और चीज किस तरीके से होगी, वो अभी सजेशन वाला टाइम नहीं है, ना हमारा मैंडेट है और ना हम कर सकते हैं। ये किसी और फोरम पे आप रख दीजिएगा, उसको बाद में काइंडली इसको आप शॉर्ट करें, जो टू दी पॉइंट क्वेश्चन करें जो रिलेटेड है इस वक्त बिडिंग डॉक्यूमेंट से, प्रोसेस से। थैंक यू। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप बता दें। सजेशंस आर नॉट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। जी जी, वालेकुम सलाम। मैं नवाज बात कर रहा हूँ जी भावलपुर से। जी बताइए। मैंने ये गुजारिश की है कि जो अभी जो आपके जो साहब बैठे जो उन्होंने बात की है ना, अगर आप ये पहली स्टेज पे ये बात कर देती ना कि भाई हमने तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने क्लियर करना है। अच्छा जी, अगर किसी का प्लीज कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें। सजेशंस आर नॉट वेलकम। सर हमने नेक्स्ट फेज पे जाना है, आपको ई टेंडर्स का एक्सप्लेन करना है, फिर वो टाइम नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें हमारा एक लास्ट मेरा क्वेश्चन था, बेसिकली फिर इंटरप्ट हो गया, दरमियान में किसी और का क्वेश्चन आ गया। जी जी बताइए। यूनिवर्सिटी जिसके साथ हम एमओयू साइन करें वो आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेड है? जैसे लास्ट टाइम यूआस हुई थी लाइफ स्टॉक के लिए, तो इसमें भी है? नहीं, हमारी साइड से कोई भी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन जी? मैडम जी, मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा था, नवाज भावलपुर से। मैं कह रहा था कि अब तय ये आपका हुआ है कि हमने जो अप्लाई करना है वो एक्सपीरियंस बेस पे अप्लाई करना है। हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिखा होगा ना इस तरह का? नहीं जी, नहीं जी, दिस ट्रेनिंग इज नॉट फॉर फॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। जी इसके साथ आपने सर अगर बिडिंग डॉक्यूमेंट पढ़ा हो तो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहीं मांगा गया है? जब मांगा नहीं गया तो फिर आपने वो कहाँ से देना है? अच्छा जी, इसके साथ ही हम अपना ये फोरम
जी जी इसीलिए तो ये मीटिंग हो रही है। जी जी अच्छा जी, इसके साथ ही मैं फोरम जी अपनी प्रोक्योरमेंट टीम को देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट टेक्निकल या एलिजिबिलिटी के हवाले आपने वहां पे क्या लगाना है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल मी एनी टाइम। आप किसी भी टाइम पे मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके साथ ही जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी प्लीज अटेंडेंस एट द प्रोवाइडेड लिंक प्लीज मार्क कर दें। बहुत सारे लोगों ने अभी भी अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की भी। दिस विल help us to keep track of you. Thank you very much. Over to procurement. उसको कॉफी कह देना। जी प्रोक्योरमेंट का पार्ट जी नमान प्रेजेंट करेंगे। हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे कि अगर कोई नया यूजर है, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है और इसमें कुछ हमें बहुत सी ईमेलें आई थी, रिक्वेस्ट की गई थी कि जी शुरू हमें ना ई टेंडर का एक्सप्लेन करिए कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, वो हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम जी उस पर चले जाएंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली आप अपने क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल एंड पे हम एक्सप्लेन करेंगे और जो रेलेवेंट टू द प्रोक्योरमेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। हम स्टार्ट करते हैं आपके ई टेंडर पोर्टल से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने अपना यूआरएल एड्रेस डालना होता है जो कि है etender.psdf.org.pk। जैसे ही आप HTTPS के साथ आप लोगों ने ये अपना यूआरएल एड्रेस इंटर करना है, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये एक मेल पेज ओपन हो जाएगा। जो न्यू यूजर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं अपना ई टेंडर पोर्टल के ऊपर, उनके पास यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। जैसे वो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेस, सिटी नेम, पोस्टल कोड, कंट्री, स्टेट, फोन नंबर, फैक्स नंबर वगैरह डालेंगे, ठीक है। और डालने के बाद उनको वो सेव, और जो ईमेल एड्रेस उन्होंने इस फॉर्म के अंदर डाला हुआ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसी ईमेल के ऊपर उनको उनका यूजर नेम एंड टेम्पररी पासवर्ड आएगा, ठीक है। और आपने अपने उस टेम्पररी पासवर्ड को अपने परमानेंट पासवर्ड के साथ चेंज कर लेना है। तो ये तरीकाकार है फॉर न्यू टीएसपी जो फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे अपने ई टेंडर पोर्टल के ऊपर, ठीक है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन्होंने सिर्फ जस्ट अपना ई टेंडर का यूआरएल एड्रेस डालना है और यूआरएल एड्रेस डाल के अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के सिंपल एज इट इज लॉगिन करना है। जैसे ही वो अपना लॉगिन करेंगे तो उनके पास ये यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास देख रहे होंगे प्रोजेक्ट्स, ईओआई, स्टैंडर्ड्स और पब्लिश अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यूजर ने वो जाएगा अपने पब्लिश अपॉर्चुनिटीज के अंदर। जैसे ही वो अपनी पब्लिश अपॉर्चुनिटीज को क्लिक करेगा तो उसके पास ये यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा और वो अपनी रिक्वायर्ड स्कीम के अंदर को क्लिक करेगा। जिस तरह आपकी यहाँ पे ये स्कीम नजर आ रही है, इसकी थर्ड नंबर पे हायरिंग और ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर फॉर ग्रीन ग्रोथ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम 2023-24 हरियाली, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, और जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आपका क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स और आपकी लॉट्स आ जाएंगी। अब आप ये देख रहे हैं कि जो क्वालिफिकेशन एनवेलप है उसके साथ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ नजर आएगा आपको। आपने मस्ट इसको क्लिक करना है, खाली लॉट्स को आपने क्लिक करके इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं देनी है अपनी, ऑलरेडी ठीक है। लॉट को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉट, जो भी आपकी रिक्वायर्ड लॉट है, जिस लॉट के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी लॉट्स हैं, आपने इसको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। ये जो आपके पास आइकन आ रहा है बना हुआ, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं।
ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके राइट कॉर्नर के ऊपर आपके पास ब्लू कलर का एक टैब आ रहा है जिसको अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसके अंदर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके अंदर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करेंगे, सिस्टम आपको एक पॉपअप जनरेट करेगा जिसके अंदर वो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा। ठीक है, आप जैसे इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है, तो ये आपके उसमें चला जाएगा। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आना है। ठीक है, ये जो आइकन आपके पास बना हुआ है बॉल सा, ठीक है, आपने इसके अंदर आना है। ठीक है, और इसके अंदर आके आप अपने प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और देन आपने अपने माय प्रोजेक्ट्स में चले जाना है। जैसे ही आप माय प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो जो आपकी स्कीम है वो आपके टॉप पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप अपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने अपने माय प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाना है। जैसे आप माय प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो आपके पास आगे एक पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर टेंडर RFP RFQs के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो अपनी लॉट सेलेक्ट की थी वो आ जाएगी और साथ में ही आपका एलिजिबिलिटी का एनवलप आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, आपने अपना एलिजिबिलिटी के एनवलप को फिल अप करना होता है। तो आपने अपने एलिजिबिलिटी एनवलप के ऊपर क्लिक ऑन करना है। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपका एलिजिबिलिटी का एनवलप ओपन हो गया। अब वो आपसे पूछ रहे क्या आप इसको एडिटेबल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं या नहीं लेके आना चाहते हैं, या इसके अंदर आप जो भी डिक्लाइन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको एडिटेबल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो आपके राइट कॉर्नर के ऊपर ब्लू कलर का टैब है इंटेंट टू रिस्पॉन्ड। इसका मतलब है आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो होगा वो एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही आपने अपना उसको इंटेंट टू रिस्पॉन्ड किया है तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास क्वालिफिकेशन रिस्पॉन्स के अंदर वो आपको सिस्टम बता रहा है कि इसके अंदर 34 क्वेश्चन जो है वो मैंडेटरी है, जो आपने हर हालत में इसको फिलअप करना है, अदरवाइज आपका ये रिस्पॉन्स सबमिट नहीं होगा। ठीक है, आप क्वालिफिकेशन रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्वालिफिकेशन रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन, हैव यू पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस। ठीक है, उसकी आगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और आपने किस वे में उसका रिस्पॉन्स देना है वो है। ठीक है, आप अगर की हुई है तो यस करेंगे, नहीं की हुई तो आप उसको नो करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप यस नो करो। ठीक है, जैसे आप यस करेंगे तो आपके पास मजीद कैसे कहते हैं क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे, जिसका नेम ऑफ ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या है वो यहाँ पे आप इनपुट कर देंगे, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप इनपुट कर देंगे और सर्टिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन की जो अटैचमेंट है वो यहाँ पे आप अटैच कर देंगे। ठीक है, और अगर आप नो करते हैं तो जाहिर बात है आपके पास कोई भी फॉर्म आगे मजीद ओपन नहीं होगा। ठीक है, फिर आपकी बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे, अब नेम ऑफ ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो आप यहाँ पे इनपुट करेंगे, बैंक ड्राफ्ट की कॉपी यहाँ पे आप अपनी अटैच करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ बैंक रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ठीक है, ये आप यहाँ से अपना बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी होगा, और अदर बैंक रजिस्ट्रेशन फीस है तो ये वो यहाँ पे आप इनपुट कर देंगे और बैंक की एनुअल रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे आप दे देंगे। ठीक है, इस तरह आपको इस सारा का सारा फॉर्म जो होगा एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। और आपने जैसे ही इसको फिलअप कर लेते हैं तो आपने राइट कॉर्नर के ऊपर आपके पास टैब आ रहा है सेव एंड रिटर्न। ठीक है, और अगर अभी आपने लेट्स सपोज इसके ऊपर मजीद वर्किंग करनी है और आप इस फॉर्म को फुलफिल प्रॉपर्ली एक दिन में पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू करना होता है, ताकि आपने जितनी भी वर्किंग की हुई है इस फॉर्म के ऊपर, इसको हाफ फिल किया या 2 क्वेश्चन फिल किए तो वो आपके पास सेव रहे। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू तब है जब आप पूरे फॉर्म को एक दिन में फिलअप नहीं करते, और अगर एक दिन में फिलअप कर लेते तो देन आपने सेव एंड रिटर्न करना होता है। जी, एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि जब आप सेव एंड रिटर्न करते हैं या सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो इसका सेव का मतलब ये नहीं होता कि वो फॉर्म सबमिट हो गया, वो सिर्फ सेव रहता है। ये एंड पे जब इस फॉर्म से बाहर आएंगे तो उसमें सबमिट का बटन आता है, वो सबमिट आपने जरूर करना है। सेव करके रिटर्न कर गया है आप या बाहर आ गए और सबमिट नहीं किया तो वो हमारे पास फॉर्म नहीं आएगा। जी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिस तरह भी मैं इसको कैंसिल करूंगा आपके राइट कॉर्नर के ऊपर ही दोबारा
ये देखें, ये आपके पास राइट कॉर्नर के पास सबमिट रिस्पांस का टैब आ रहा है। आपने जब अपना रिस्पांस फिलअप कर लेना है तो इसको लाजमी सबमिट लाजमी करवाना है, ठीक है। अगर आप इस सबमिट के बटन को क्लिक नहीं करेंगे तो वो रिस्पांस सबमिट नहीं होगा आपका, ठीक है। जब आप इसको ये आपकी बायर्स अटैचमेंट लगी हुई है फॉर योर हेल्प के लिए, आपने इसको अगर पढ़ना है, रीड आउट करना है, तो आप इसको यहाँ से गैस डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने माई रिस्पॉन्सिव के अंदर जाना है, ठीक है। अब आपने मल्टी लॉट्स के अंदर आ जाना, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी का रिस्पांस सबमिट करवाने का तरीकाकार है, और उसके बाद आपका लॉट का रिस्पांस सबमिट करवाने का तरीकाकार, जो आपने लॉट सेलेक्ट की हुई है वो आपको यहाँ पे आ रही है, और जो आपने मजीद लॉट सेलेक्ट करनी है तो आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, इंटेंट टू रिस्पॉन्ड करेंगे, और उसी तरह आपके पास फॉर्म एडिटेबल होगा। मैं अभी आपको एक लॉट का करके दिखा देता हूँ। लॉट नंबर 1 है, ठीक है, हमने सिलेक्ट की थी। इसी तरह सेम एज इट इज इंटेंट टू रिस्पॉन्ड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इंटेंट टू रिस्पॉन्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोनों फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे, टेक्निकल एंड कमर्शियल। तो आप देख रहे हैं कि कमर्शियल के अंदर आपके पास 26 जो है क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, और कमर्शियल के अंदर आपके पास 4 फील्ड जो हैं वो मैंडेटरी हैं। इन फील्ड्स को, मैंडेटरी फील्ड्स को फिल करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स करने देगा सिस्टम, नहीं तो अदरवाइज आपका रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करने देगा। इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्निकल के ऊपर वर्किंग करेंगे। जैसे ही टेक्निकल के ऊपर हम लोग वर्किंग करेंगे तो आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है एलिजिबिलिटी अटैचमेंट। आप यहाँ पे अटैचमेंट अपनी अटैच करेंगे। अच्छा, ये जो हमने एलिजिबिलिटी का फॉर्म पीछे फिल किया है, क्वालिफिकेशन का जो लॉट के बगैर था हमारा एलिजिबिलिटी का, आपने जब वो फिल कर लेना है और सबमिट करना है तो उसके बाद उसकी आपने एक स्क्रीनशॉट लेके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे अटैच करना है हर लॉट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बिड सबमिशन के चार्जेस हैं, उससे रिलेटेड आपने फॉर्म फिल करना है कि आपने नंबर ऑफ ट्रेनिंग अप्लाइड, ठीक है। इसके बाद आपका बिड सबमिशन के चार्जेस के क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चनर्स आ जाएंगे। इसका नंबर ऑफ ट्रेनिंग अप्लाइड है, नंबर ट्रेनिंग स्ट्रेंथ क्लास है, ठीक है। बिड सबमिशन चार्जेस हैं, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चनर्स के जो आंसर्स हैं उनको इनपुट करते जाएंगे, जो आपके सामने फील्ड्स आ रही हैं एडिटेबल्स, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ बैंक ड्राफ्ट इशू है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। नेम ऑफ बैंक बिड सबमिशन चार्जेस है, ड्रॉप डाउन क्वेश्चन है, ठीक है, आप यहाँ से अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अदर बैंक है तो उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे, ड्राफ्ट नंबर है वो यहाँ पे आप इनपुट कर देंगे। फिर एवेल्यूएशन कॉस्ट बैंक ड्राफ्ट है, ठीक है, उसकी यहाँ पे आप अटैचमेंट अटैच करेंगे। नेम ऑफ बैंक फिर एज इट इज ड्रॉप डाउन फॉर्म में है, वो आप दोबारा कैसे करते हैं, इसमें अपना ड्रॉप डाउन में से कर लेंगे। अगर इस लिस्ट में नहीं है, जो नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है आपके पास लिखा हुआ है, आप इसमें नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद आगे बैंक आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद बैंक ड्राफ्ट नंबर आपने इनपुट करना है। आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चनर्स आ जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल कैपेसिटी की अटैचमेंट आपने यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके स्टाफ और पोस्ट के क्वेश्चनर्स आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपके ट्रेनर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसका ट्रेनर सीवी अटैच करनी है, उसका CNIC नंबर देंगे आप, ठीक है। लेटेस्ट फोटोग्राफ अटैच करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन अटैच करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस अटैच करेंगे आप। फिर इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर का आपने डिटेल्स अटैच करनी है। प्रोजेक्ट मैनेजर की CV है, उसका CNIC है, लास्ट फोटोग्राफ है, ठीक है, एकेडमिक सर्टिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कम्युनिटी मोबिलाइजेशन लीड की कैसे कहते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ठीक है। CV अटैच होगी, CNIC होगा, उसका CNIC, उसकी लेटेस्ट फोटोग्राफ होगी, और उसका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह होगा, ठीक है। और देन 1.6 के अंदर आपका MOU है विद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका आपने अटैचमेंट यहाँ पे अटैच करनी है। और देन उसके बाद ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के अटैचमेंट आप अटैच करेंगे यहाँ के अंदर। 1.8 के अंदर आपके पास रूरल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसकी कैसे कहते हैं अटैचमेंट यहाँ पे आप अटैच करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये आइकन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपके PSDF ने कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए अटैच की हुई हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोडेबल फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। जिन जिन पर्सन के पास ये यहाँ पे फॉर्मेट्स अटैच हैं, जो आपने आगे अटैचमेंट देनी है उसका फॉर्मेट यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ है एडिटेबल, आप उसको डाउनलोड करके फिल करके साइन स्टैम्प करके यहाँ अटैच कर सकते हैं, ठीक है।
तो जिन क्वेश्चनर्स के साथ ये आइकन बना हुआ आ रहा है तो इसके अंदर सबके आपके पास PSDF के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स अटैच हैं जो आप डाउनलोड करेंगे, साइन एंड स्टैम्प करके अपने यहाँ पे अटैच करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका टेक्निकल एनवलप फिल करने का तरीकाकार और टेक्निकल एनवलप के क्वेश्चनर्स थे। जैसे ही आप फिलअप कर लेते हैं आप इसको सेव एंड रिटर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कमर्शियल अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात जो है रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जितने भी अटैचमेंट हैं उसमें आप कोशिश करें कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ें कि वहाँ क्या लिखी हुई हैं, उस फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, साइन स्टैम्प किसके चाहिए, कौन सी अदर स्टैम्प्स चाहिए, वो काइंडली मेक श्योर करें कि वो स्टैम्प्स हों, साइन हों, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो किया जाए। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो फॉलो नहीं होती, फिर वो आपकी रिजेक्शन हो जाती है और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो जिनका ख्याल करें, अदरवाइज वो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम बनता है और आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम बनता है। थैंक यू जी। जैसे ही आप टेक्निकल को फिल कर लेंगे फिर आपका फाइनेंशियल के ऊपर आप अपनी वर्किंग करेंगे। फाइनेंशियल के ऊपर जैसे ही क्लिक ऑन करेंगे ठीक है, तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आ रहा है वो है फाइनेंशियल बिड फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर लेटर ऑफ फाइनेंशियल बिड प्रपोजल बी अटैच इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट इधर उन्होंने अटैच किया हुआ, PSDF वालों ने वहाँ पर डाउनलोड करेंगे और जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा उसी के अंदर फिलअप करके आप यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। फिर प्राइस स्केड्यूल की फॉर्मेट भी अटैच किया हुआ PSDF ने, यहाँ पे उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके उसको साइन एंड स्टैम्प करके और जो भी उसकी प्रिस्क्राइब मैनर होगा उसके अंदर उसको फिलअप करके यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। फिर आपके पास नीचे फाइनेंशियल बिड प्राइस स्केड्यूल आ रहा है, लॉट प्राइस आ रही है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप वो इनपुट कर देंगे। लेट्स सपोज 3 इनपुट किया है यहाँ पे, ठीक करें। पर ट्रेनी पर मंथ कॉस्ट आपकी लेट्स सपोज 9000 है, ठीक है। 9000 कमेंट्स में 10 और डालो, ठीक है। कमेंट्स में आप कोई कमेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रेनी क्वांटिटी या उसका टारगेट कितना है जो आप अप्लाइड कर रहे हैं, लेट्स सपोज वो 50 है तो आप यहाँ पे 50 कर देंगे। नीचे आओ। इसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो इसको वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट का बटन आता है, ठीक है। ये आपके पास वैलिडेट का रिफ्रेश के साथ वैलिडेट का टैब आ रहा होगा। जैसे ही आप इसको वैलिडेट करेंगे तो सिस्टम आपको कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है, कि ये आपकी टोटल प्राइस आ रही है इंक्लूसिव ऑफ 3 मंथ की प्राइस जो है वो एक ट्रेनी की आपकी 27,000 है और 3 मंथ का 50 ट्रेनी की कॉस्ट जो आपने प्रपोज बिड कर रहे हैं वो 1.35 मिलियन है। तो ये ऑटो कैलकुलेशन हो जाएंगी जी। अब नीचे जी। अब उसके अलावा कोई और अटैचमेंट यहाँ एडिशनल अटैचमेंट आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पहले इस फॉर्म में हमने ब्रेकअप्स डाले हुए थे, कुछ और चीजें डाली हुई थी वो निकाल दी हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है ऊपर जो 2 अटैचमेंट आ रही हैं उसके अंदर आपने प्राइस स्केड्यूल में ब्रेकअप देने हैं और इसी तरह ऊपर जो लेटर है ये आपके दोनों करेक्ट होने चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हुई तो फिर वो ये प्रिवेल करेंगे। ये आपके प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, आपने इनको डाउनलोड करके उन्हीं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर जहाँ पे अटैच करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको फिलअप कर लेंगे, सेव एंड रिटर्न करेंगे, ठीक है। और जैसे ही सेव एंड रिटर्न करेंगे तो आपके पास राइट कॉर्नर के ऊपर सबमिट रिस्पॉन्स का टैब आ रहा है, आपने इसको लाजमी क्लिक करना है। सेव एंड रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो गया और आपने सबमिट रिस्पॉन्स के टैब को लाजमी क्लिक ऑन करना है। जैसे ही आप सबमिट रिस्पॉन्स के टैब को क्लिक करेंगे तो आपको आपके कॉन्फ़िगर्ड ईमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, योर रिस्पॉन्स हैव सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर करना है। दूसरा जो सबसे बड़ी TSP की तरफ से क्यूरी आती है कि हमें मैसेज टूल का बॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास मल्टी लॉट टेंडर RFP उसके साथ ही मैसेज का टैब अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे ही आप मैसेज के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे एक मजीद लाइन ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपके पास क्रिएट मैसेज, रिसीव मैसेज, सेंड मैसेज या ड्राफ्ट मैसेजेस के टैब्स आ रहे होंगे। अगर आपने PSDF को कोई मैसेज करना है तो आप क्रिएट मैसेज के अंदर जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं, और अगर PSDF की तरफ से आपको इस पर्टिकुलर लॉट के ऊपर कोई मैसेज आया तो आपको रिसीव मैसेजेस में शो हो रहा होगा, ठीक है।
इस तरह मैं आपको क्रिएट मैसेज के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने अपना यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, अपनी मैसेज बॉडी टाइप करनी है और उससे रिलेटेड कोई अटैचमेंट अटैच करनी है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच करके ये एसटीएफ को सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर लेट्स सपोज जब आपको मैंने एक लॉट सेलेक्ट करना बताई, अगर आपने मजीद यानी कि 1 लॉट से ज्यादा लॉट्स एक्सेप्ट करनी है तो आपने मल्टी लॉट जेंडर RFP उसके अंदर जाना है, फिर सिंपल एज इट इज को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी लॉट्स आ रही हैं, ठीक है। आपने जिस लॉट के अंदर पार्टिसिपेट करना है आपने उसके ऊपर सिर्फ जस्ट सिंपल एज इट इज क्लिक करना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना है और आपके पास वो लॉट एलिजिबल फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? किसी का भी क्वेश्चन या क्यूरी है, काइंडली मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मैसेज बॉक्स में ना अपने इदारे का नाम और अपना नाम टाइप करें। जिस सीक्वेंस में मुझे रिसीव होते जाएंगे मैं उस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच जी। जी मिस शादिया, आप प्लीज अपना बता देंगे आपका इदारे का नाम क्या है? आप बताएं प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो। मिस आपकी आवाज नहीं, मेरा नाम माइक म्यूट है। जी, कैन यू हियर मी? जी बताएं प्लीज। जी, जॉब्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रही हूँ मैं। जी बताएं। जी क्वेश्चन बताएं मिस, आपका क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस तो अभी नहीं है, वो पहले सेशन में मैंने कर लिया था। अच्छा, और जी किसी का क्वेश्चन है जी टेंडर से रिगार्डिंग तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आमिर NRSP से बात कर रहा हूँ। सर मुझे एक चीज बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस की कोई आपकी ट्यूटोरियल वीडियो बनी हुई है? अगर बनी हुई है यूट्यूब पे तो वो हमें लिंक शेयर कर दें, अगर नहीं बनी हुई तो वीडियो शेयर कर सकते हैं आप। जी सर, हम अभी बन रही है इन प्रोसेस में, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो आ जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। उसके अलावा अगर कोई कंसर्न हो, कोई इशू हो तो आप हमें प्रोक्योरमेंट टीम को अप्रोच कर सकते हैं। जी जो आप पूछना चाहते हैं कि जिसकी हेल्प से आप फॉर्म फिल करना चाहें वो एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है। आपको कोई भी क्वेरी है आप एवेल्युएशन पे ईमेल कर दें। ई टेंडर से सॉर्ट ऑफ हेल्प चाहिए तो ई टेंडर हेल्पलाइन वो उनसे आप पूछ सकते हैं। रिजवान साहब, ये असल में तो ये है ना 50 प्लस क्वेश्चंस हैं तो इस प्रोसेस को करने में, और अब हमें देखिए जो इसको फिल कर रहे होंगे उनको वो जाहिर है ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़ेंगी और फिर वो डेफिनेटली इतनी ईमेल्स तो नहीं कर सकेंगे। मैं इस वजह से कोई पूछ रहा था कि या अगर आपने कोई प्रोसेस मैनुअल बनाया हुआ है, इसका कोई प्रोसेस